हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे किसानों के बारे में और किसान जो एक कर्म आधारित व्यवस्था थी, कोई भी अपना पेशा चुन सकता था। किसान कैसे एक जाति बन गई और काफ़ी ये जातियों में विभक्त हो गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम रेफरेंस ले रहे हैं किताब जाति उत्पत्ति का भ्रमजाल। लिखते हैं मध्यकाल 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी के बीच में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत की यात्री पर आए और अपनी यात्रा के दौरान यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नजदीकी से देखा और उन्हें लिपिबद्ध करने का काम किया। मैंने कुछ ऐसे यात्रा वृत्तांतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि उन्हें यात्रा वृत्तांत में ज्यादा भारत की मुख्य जातियों राजपूत, सम्राट, ब्राह्मण, दरबारी, वैश्य, व्यापारी की चर्चा ही मिलती है, जबकि दूसरी जातियों की चर्चा बहुत कम ही मिलती है। लेकिन एक फ्रांसीसी यात्री जिसने 17वीं सदी में भारत की यात्रा की और अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। वर्नियर भारत की यात्रा में उन्होंने पेज नंबर 143 पर कृषक और खेतिहार नाम से संबोधित करते हुए छोटी सी चर्चा की है। क्या की है? उन्होंने लिखा है कि भारत में कृषि कार्य हेतु एक समाज होता था जिसको आज शायद हम लोग कुर्मी कोयरी, पाटीदार लोध, धानुक, सेंधवार, महतो, कुनबी, कुटुंबी, कम्मा, कापू रेड्डी या अन्य के नाम से संबोधित करते हैं। इस समाज के बारे में वर्नियर लिखते हैं कि भारत में खेतिहार समाज काफी गरीब हुआ करता था, जिसका मुख्य कारण यह था कि यह समाज मुगल सम्राट से ज्यादा उनके दरबारी, रियासतदार और जमींदार से ही परेशान और त्रस्त रहता था। राजधानी से दूर होने की वजह से उनके भू क्षेत्र पर दरबारी, रियासतदार, जमींदार और तहसीलदारों का प्रभाव ज्यादा रहता था और ये लोग किसानों से लगान के अलावा सामंतवादी प्रवृत्ति का उपयोग करते हुए कृषक के घरों से या खेती में पड़ी फसल को भी लूट लेते थे और उन्हें मानसिक, शारीरिक रूप से काफी प्रताड़ना भी देते थे, जिसकी वजह से कृषक परिवार मानसिक रूप से विक्षिप्त रहा करता था। इस कारण किसानों की गृहस्थी जिंदगी काफी दयनीय रहती थी। इनकी गृहस्थी जिंदगी में प्रथमता है तो इसके परिणाम स्वरूप वंश वृद्धि भी सही रूप से नहीं हो पाती थी और अगर वंश वृद्धि होती भी थी तो उनके बच्चे कुपोषण और भुखमरी का शिकार होकर काल के गाल में समा जाते थे। ये लोग रियासतदार और जमींदारों के शोषण से उबकर अक्सर एक सीमा में पलायन करते रहते थे। इस कारण इनके घर स्थायी और पक्के ईंटों के नहीं होते थे। इनके घर मिट्टी और घास फूस के बने होते थे। अधिकतर खेतिहार परिवारों के दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि मेहनत और मजदूरी हम लोग करते हैं और ये रियासतदार और जमींदार आता है और सब कुछ लूट के ले जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे खेतिहार परिवार जमीनों से आतंक से जंगलों में पलायन कर गए और बाद में जंगलों के अंदर ही जीवन पार्जन का साधन खोज लिया और वहीं जीवन व्यतीत करने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ खेतिहार परिवार के लोग जमींदारों और रियासतदारों के आतंक से बचने के लिए उनके सिपाहियों के यहाँ घोड़ों की देखभाल
या घरेलू कार्य या कृषि कार्य बागवानी की नौकरी का भी काम करने लगे, जो बाद में गजट की संख्या 2240 से सैनिक या खेतीहार मतलब सैनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज सैनी एक जाति बन गई है। इस आदेश की गजट की प्रति नीचे दे रहा हूं, तो आप लोग यह गजट देख सकते हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। हम इसको कुछ पढ़ते हैं और कुछ इसका हिंदी अनुवाद करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखा है अडॉप्शन ऑफ न्यू आइडेंटिटी इन 1930 टू 1940 EC, तो CE सॉरी। तो यहाँ पर अडॉप्शन आइडेंटिटी तय की, जो कि 1930 और 40 में था। क्या लिखते हैं? द राजपूत माली कम्युनिटी अडॉप्ट द सरनेम सैनी इन 1930 एंड 1940 डेकेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो अंग्रेजों के रूल के दौरान राजपूत माली कम्युनिटी थी, उन्होंने सैनी नाम अडेप्ट किया। यह आप लोग इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। जोधपुर द 6 फरवरी नंबर 1937 नंबर 2240। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी लिखा है। क्या लिखते हैं कि अकॉर्डिंग ऑफ माली एज सैनिक क्षत्रिय इन पत्रास एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड। ओके, यहाँ पर रेफरेंस भी है PWD मिनिस्टर्स नंबर 431 डेट 2 अक्टूबर 1936। तो यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसका पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लिखा है आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या लिखते हैं कि देश में अंग्रेजी सरकार के आने के बाद में कृषक परिवारों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन का दौर शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ भी पूर्व सभी दरबारी और रियासतदार बाधक बनकर खड़े हो गए, क्योंकि अब पूर्व के सभी दरबारी, जमींदार और रियासतदार लोग मुगल को छोड़कर अंग्रेजी सरकार की चमचागिरी में आ गए। दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी किसानों से लगान वसूल करने हेतु एक माध्यम चाहिए था। अतः मुगलों के अधीन कार्यरत पुराने सभी जमींदारों और रियासतदारों को पुनः अपने अधीन नियुक्त कर लिया। लेकिन अंग्रेज मुगलों से ज़्यादा समझदार और व्यवस्थित रूप से शासन चलाने वाले लोग थे। इसलिए पहले के मुगल शासन में लगान वसूल करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए नई व्यवस्था बनाई, जिसके अंतर्गत निचले स्तर का तहसीलदार या जमींदार यदि अपने कार्यों के प्रति ईमानदार नहीं होता था या उनकी लापरवाही दिखती या किसी भी प्रकार की लगान वसूली में प्रक्रिया में कमी दिखती, तो इसकी जमींदारी को बेचा या नीलाम किया जा सकता था और उस नीलामी प्रक्रिया में उस इलाके का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता था। यह एडवांटेज था उस टाइम पर। इसी वजह से बाद के समय में कुछ खेतीहार कृषक परिवार भी इस नई जमींदारी प्रक्रिया में भाग लेकर उस जमींदारी का हिस्सा कुछ भाग खरीदकर जमींदार बन जाता था। तो यह जो किसान थे उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर था। अंग्रेजों की पॉलिसी की वजह से जो कृषक परिवार थे उनके हाथ में कुछ जमींदारी लग गई। दूसरी ओर अंग्रेजी सरकार के ऊपर विश्वव्यापी संगठन होने के नाते अन्य देशों का भी दबाव हमेशा बना रहता था कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक कुरीतियों को कम से कम किया जाए। इन दो वजहों से अंग्रेजी शासन काल में भारत में कुछ आमूलचूल परिवर्तन की शुरुआत देखने को मिलती है, जिसका प्रथम तथ्य कुछ किसान परिवार लोग जो कि
1800 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच में मेहनत और बचत करते हुए अंग्रेजी सरकार के अंदर 1 आना से लेकर 16 आना मतलब उस जमाने की एक प्रकार की हिस्सेदारी मापने का तरीका तक की जमींदारी खरीदी। इसके 2 प्रमाण के रूप में देश के कुछ भागों में पुराने प्रतिष्ठित जमींदार परिवारों को आप देख सकते हैं। द्वितीय तथ्य, अंग्रेजी सरकार को समाचार पत्र के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के दबाव में आकर नहीं चाहते हुए भी अपने अधीनस्थ दरबारी और रियासतदारों के ऊपर कुछ बंदिशों को लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से इन दरबारी और रियासतदारों ने अपने स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज भी उठाई थी। इन तथ्यों की चर्चा करना मैंने इसलिए आवश्यक समझा क्योंकि मुगल काल के पूर्व के समय तक कृषि कर्मी के अंदर आज के जैसा सामाजिक विभाजन मौजूद नहीं था, परंतु मुगल काल और उसके बाद में कृषक समाज पर सामंतवादी जमींदार और रियासतदारों के घोर अत्याचार की वजह से कृषकों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना पड़ा, जिसका असर हर कृषक समूह पर पड़ा और अब कृषक जातीय समूह को नए जगह पर उसके पुराने जगह में प्रचलित शब्दों से जातीय सूचक नामों के द्वारा संबोधित होना पड़ा और पीछे छोड़े हुए पुराने जाति समूह से कटते जाना पड़ा। इनकी नीति बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक समाज प्रत्येक नए जगह पर नए नए नामों से संबोधित होता रहा और एक समय ऐसा भी आया जब इस कृषक समाज की गिनती सैकड़ों उपजातियों के रूप में होने लगी। दूसरी ओर अंग्रेजी काल में सामाजिक संगठनों का समाज सुधार आंदोलन बढ़ता जा रहा था। इस वजह से अब कुछ कृषक समूह थोड़ी राहत और स्थायित्व महसूस करने लगे थे। परिणाम स्वरूप वे लोग अंग्रेजी सरकार से 1 आने से लेकर 12 आने तक की जमींदारी भी खरीदने लगे थे। अब नए कृषक जमींदार परिवार पूर्व के अन्य जमींदारों की बराबरी करने लगे, जिसकी वजह से इनके अंदर अकड़ और पकड़ ब्राह्मणी व्यवस्था की ओर ज्यादा दिखने लगी और अपने आप को काल्पनिक वैदिक साहित्य के द्वारा वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय वर्ण या अन्य नामों से बराबरी करते हुए कृषक समाज के अंदर रहते हुए भी अपने लिए अलग से संबोधन और पहचान बनकर रहने लगे और बाद में एक नई उपजाति के रूप में उभरने लगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये लोग जो कृषक जातियां थीं, जब इनके हाथ में जमींदारी लगी तो ये लोग अकड़ और पकड़ में रहने लगे और अपने आप को वैदिक व्यवस्था के अनुसार के रूप में क्षत्रिय घोषित करने लगे, जो आज भी करते हैं। ये जातियां आप लोग देख सकते हैं, जैसे सेंतवार मतलब मल्ल, गंगवार, चंदेल, सज्जन, कटियार, अवधिया, घमेला, उसरेठे, गौड़, चंद्राकर, रेड्डी, पाटीदार, पाटिल, पवार, अंजना कम्मा आदि। इस वजह से कृषक समाज के अंदर ब्राह्मणों और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से बहुत बढ़ावा मिला। ब्राह्मणों और अंग्रेजों ने भगत से
1872 ईस्वी में वर्ण आधारित जाति जनगणना करते हुए कृषक वर्ग की सभी उपजातियों को सछूत शूद्र में समाहित करने लगा। आगे ब्राह्मणों और अंग्रेजों ने पुनः 1931 ईस्वी में जाति आधारित जनगणना करवाकर कागजी तौर पर विभाजन को सत्यापित करने का काम भी किया। इसमें ब्राह्मणों ने कृषक वर्ग को हर वर्णों की जगह देते हुए किसी राज्य में स्वर्ण बनाया, तो किसी राज्य में पिछड़ा, तो किसी राज्य में अनुसूचित जाति बनाया, तो किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति बनाया। और आगे इन कृषक जातियों के समूह को करीब 1500 जातियों में विभक्त कर दिया। इस विभाजन का दुष्परिणाम आज बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कृषक वर्ग को देखने को मिलता है। तो हम इसके बारे में और भी नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।